नमस्कार बच्चों, मैं बसंती वर्मा, अध्यापिका श्री टीकाराम कन्या इंटर कॉलेज अलीगढ़ सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाले इतिहास विषय के चतुर्थ अध्याय औद्योगिकरण के युग का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आज हम इस अध्याय के जिन बिंदुओं पे चर्चा करने जा रहे हैं, आइए एक नजर उनकी ओर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम जिस बात पर चर्चा करेंगे वो है औद्योगिक क्रांति से पहले, अर्थात औद्योगिक क्रांति से पहले यूरोपीय देशों विशेषकर इंग्लैंड में उद्योगों की क्या स्थिति थी। दूसरा जो हमारा बिंदु है वो है आदि औद्योगिकरण के काल में उत्पादन व्यवस्था, अर्थात औद्योगिक क्रांति से पहले इंग्लैंड में जो उत्पादन व्यवस्था है वो किस प्रकार संचालित होती थी। और उसके पश्चात हम जानेंगे कि ग्रामीण दस्तकारों और किसानों ने इस उत्पादन व्यवस्था में किस प्रकार सहयोग दिया और क्यों सहयोग दिया। उसके पश्चात हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि कारखानों के उदय से इस उत्पादन व्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ा तथा औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार में किस प्रकार तेजी आई। अंत में हम इस बात को भी जानेंगे कि इस औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार में भाप के इंजन की क्या भूमिका रही होगी। तो औद्योगिक क्रांति से पहले हमें ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि आखिर औद्योगिक क्रांति है क्या। तो हमने जैसे पिछले अध्याय में पढ़ा था भूमंडलीकृत विश्व का बनना, कि किस प्रकार 18वीं और 19वीं शताब्दी में वैश्वीकरण की शुरुआत हो चुकी थी और यूरोपीय देश अन्य अनेक देशों में अपने उपनिवेश स्थापित कर रहे थे। ऐसी स्थिति में संपूर्ण विश्व जब एकजुट हो रहा था और सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप से एक धागे में बंध रहा था, तो ऐसी स्थिति में जिसमें कि आर्थिक कारणों का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि हम जानते हैं कि अधिकतर लोग आर्थिक कारणों की ही वजह से, अर्थात रोजी रोटी के लिए या फिर रोजगार के लिए ही दूसरे देशों की ओर जाते थे। तो आर्थिक कारणों की भूमिका इसमें बहुत ज्यादा रही। और ऐसी स्थिति में क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार बढ़ रहा था और इसके साथ साथ चीजों की मांग भी बढ़ रही थी, तो उन चीजों की मांग को परंपरागत तरीकों से पूरा करना संभव नहीं था। और हम सभी जानते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जन्मी होती है। तो ऐसी स्थिति में नए नए आविष्कारों का शुरुआत हुई और उन आविष्कारों की सहायता से उद्योग की गति भी तीव्र गति से परिवर्तित हुई। इस व्यवस्था को ही हम औद्योगिकरण कहते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं 18वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों विशेषकर इंग्लैंड में औद्योगिक व्यवस्था में जब क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, जैसा कि हम सभी जानते हैं परिवर्तन तो हमेशा चलते रहते हैं, ये तो एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन जब कभी ये परिवर्तन बहुत ही तीव्र गति से चलते हैं तो इसको हम क्रांति की संज्ञा देते हैं। तो जब इंग्लैंड में बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, बहुत ही तीव्र गति से औद्योगिक व्यवस्था में परिवर्तन हुए, तब विश्व के इतिहास में इस घटना को औद्योगिकरण के युग की संज्ञा दी गई। जैसे कि इसे परिभाषित करने का प्रयास एमएस गौरे ने भी किया है। एमएस गौरे के अनुसार औद्योगिकरण का संबंध उस प्रक्रिया से होता है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन हाथ से न होकर कारखानों में विद्युत शक्ति द्वारा चालित मशीनों द्वारा किया जाता है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि कोई भी क्रांति वास्तविकता में से आने पहले लोगों के दिमागों में चलती है। बहुत पहले, वास्तविकता से बहुत पहले वो कल्पना में उसका निर्माण होता है। तो ऐसे ही औद्योगिक क्रांति भी वास्तविक रूप ग्रहण करने से पहले लोगों की कल्पनाओं में तैयार हो रही थी। जैसे हम देख रहे हैं औद्योगिकरण का युग मानव कल्पना के साकार होने के विभिन्न चरणों के फलस्वरूप ही अस्तित्व में आया था। मानव कल्पना की इस उड़ान को हम कुछ चित्रों द्वारा प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ प्रथम चित्र में देख सकते हैं कि इस चित्र के मध्य में एक देवी जैसी छवि दिखाई गई है। ये छवि
अपने हाथों में नई सदी 20वीं शताब्दी का झंडा लिए हुए है और इसका एक पैर एक पहिए पर है जिसमें पंख लगे हुए हैं। ये पहिया प्रगति को और समय की रफ्तार को दर्शा रहा है और इसमें जो पंख का काम कर रहे हैं वो इसके चित्र के पीछे दर्शाए गए नवीन तकनीकी, जैसे कि आप देख सकते हैं रेलवे है, प्रिंटिंग मशीन है, कारखाने हैं, कैमरा है, वो इन पंखों का काम कर रहे हैं और इन पंखों की सहायता से ही ये प्रगति की देवी या औद्योगिकरण की देवी भविष्य की ओर अग्रसर हो रही हैं। इस व्यवस्था को हम एक चित्र द्वारा और समझने का प्रयास करेंगे। ये चित्र एक व्यापारिक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इस चित्र में जो है जिसको टू मैजिशियन का नाम दिया गया, इसको दो भाग में बांटा गया है। इसके प्रथम भाग में अर्थात ऊपर के भाग में हम देख सकते हैं कि अलादीन को दिखाया गया है जो कि जादू द्वारा एक भवन का निर्माण कर रहा है। ये एक कल्पना ही है क्योंकि जादू तो ऐसा कुछ होता नहीं है। इसके नीचे के भाग में हम देख सकते हैं कि एक नवयुवक अपनी नवीन तकनीकी या प्रौद्योगिकी के माध्यम से भवन, पुल और गगनचुंबी इमारतों का निर्माण कर रहा है। ये चित्र भी मानव कल्पना के जो है उड़ान को दर्शा रहा है कि किस प्रकार मानव औद्योगिकरण की रफ्तार में आगे बढ़ता जा रहा है। अब आइए चलते हैं इस अध्याय के प्रथम बिंदु औद्योगिक क्रांति से पहले की ओर। जैसे हम सभी जानते हैं कि अगर हम देखें वैश्विक स्तर पर अगर हम देखें तो औद्योगिकरण सर्वप्रथम इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ था। ये 1730 के दशक में प्रारंभ हुआ था, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि इससे पूर्व कोई उत्पादन नहीं हो सकता था या लोग वस्तुओं का उपभोग नहीं करते थे। इससे पूर्व भी जो है वस्तुओं का उत्पादन होता था, परंतु ये उत्पादन जो है घरों में होता था और लोग कारखानों के बजाय घरों में काम करना पसंद करते थे। इससे पूर्व अर्थात औद्योगिक क्रांति से पहले जब देश में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो है चीजों की मांग बढ़ने लगी तो बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। ये उत्पादन कारखानों में मशीनों से ना होकर घरों में हाथों के द्वारा किया जाता था। इतिहासकार इस युग को ही, क्योंकि ये औद्योगिकरण के पूर्व का युग है, इसको आदि औद्योगिकरण का नाम देते हैं। यहाँ पर जो आदि शब्द है उसका तात्पर्य है उद्योग की प्रारंभिक अवस्था। तो इस अवस्था में क्या होता था, आइए अब हम आगे जानने का प्रयास करते हैं। अर्थात आदि औद्योगिक काल में उत्पादन व्यवस्था किस प्रकार संचालित होती थी। जैसे कि हमने अभी बताया कि हम इससे पूर्व के अध्याय में पढ़ चुके हैं कि वैश्वीकरण और उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। ऐसी अवस्था में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीजों की मांग बहुत तीव्र गति से बढ़ने लगी और इस मांग को जो परंपरागत तरीके से उद्योगपति जो काम कर रहे थे, जो शहरों में काम कर रहे थे, उनके लिए संभव नहीं था कि वो इस मांग को पूरा कर सकें। और इसके अलावा जो नए व्यापारी या उत्पादक इस क्षेत्र में आना चाहते थे वो व्यापारिक गिल्ड्स की वजह से जो है नए व्यवसाय में भाग नहीं ले पा रहे थे। अब ये व्यापारिक गिल्ड्स क्या था, जैसे वर्तमान समय में मजदूरों के संगठन होते हैं, वैसे ही उस समय भी उत्पादकों का एक संघ हुआ करता था जिसको लोग व्यापारिक गिल्ड्स के नाम से जानते थे। ये व्यापारिक गिल्ड्स पूरी उत्पादन प्रक्रिया को नियंत्रित करते थे। इनका काम था जो भी उसमें कामगार हैं उनको प्रशिक्षण देना और प्रतिस्पर्धा और मूल्यों को निर्धारित करना और उत्पादन व्यवस्था को पूरी तरह से नियंत्रित करना। इसके अलावा ये व्यापारिक गिल्ड्स जो है प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए नए व्यापारियों को उत्पादन में आने में रोकते थे। इन्हीं गिल्ड्स की वजह से ही जो है नए व्यापारी औद्योगिक व्यवस्था में अपना सहयोग नहीं दे पा रहे थे। ऐसी स्थिति में वो नए व्यापारी या जिन्हें हम कहें सौदागर, उन्होंने अपना रुख गांव की ओर मोड़ लिया। वो गांव में जाकर वहां के जो ग्रामीण कारीगर थे, जिनको दस्तकार कह सकते हैं,
और जो किसान थे उनको पैसा देकर अपने लिए माल का उत्पादन करवाने लगे। अब हम ये समझ सकते हैं कि उन्होंने ग्रामीण लोगों को ही इस कार्य के लिए क्यों चुना, अर्थात ग्रामीण लोगों के सामने ऐसी क्या परिस्थितियां रही होंगी कि उन्होंने इन सौदागरों या व्यापारियों का साथ देने का निश्चय किया। तो जैसे हम देखते हैं, हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि 7वीं शताब्दी में इंग्लैंड में जो है कॉमन्स की व्यवस्था धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। कॉमन्स अर्थात उस टाइम क्या था कि सारे खेत जो है वो साझा हुआ करते थे, उस पर जो भी फसल होती थी उसको वहां का गांव का जो प्रधान हुआ करता था वो आवश्यकता अनुसार गांव के लोगों में वितरित किया करता था। तो कॉमन्स की व्यवस्था धीरे धीरे समाप्त हो रही थी और बाड़ाबंदी की शुरुआत अर्थात मेड़े बांधने की शुरुआत प्रारंभ हुई थी, क्योंकि उस टाइम व्यापारिक कृषि का प्रारंभ हो चुका था। तो ऐसी स्थिति में जब खेत जो है छोटे किसानों से छीने जा रहे थे, उनके आगे रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो रही थी। तो रोजी रोटी के लिए जो छोटे खेत वाले किसान थे वो आमदनी के नए स्रोत ढूंढने लगे थे। ऐसी अवस्था में जब सौदागर शहरों से गांव में गए और उन्होंने किसानों को माल का उत्पादन करने के लिए उनको पेशगी देने की पेशकश की, तो इस पेशकश को गांव के किसानों से शहर से स्वीकार कर लिया। इसके लिए उन्होंने, क्योंकि उनके लिए एक फायदा था, क्योंकि सौदागरों के लिए काम करते हुए उनको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ रहा था, वो अपने गांव में रहकर इनके लिए काम कर रहे थे, तो वो माल का उत्पादन करने के साथ साथ अपने छोटे छोटे खेतों की भी देखभाल कर पा रहे थे। इस व्यवस्था से किसानों की आर्थिक स्थिति में बहुत अधिक सुधार हुआ और उन्होंने जो है सौदागरों का सहयोग देने का निश्चय किया। अब आइए चलते हैं हम कारखानों के उदय की ओर। आखिर कारखानों के उदय से इंग्लैंड की उद्योग व्यवस्था में क्या परिवर्तन आया। तो हम देखते हैं कि इंग्लैंड में जो कारखानों का उदय है वो 1730 के दशक में हो चुका था, अर्थात 1730 के दशक में कारखाने खुलना शुरू हो चुके थे, परंतु उनमें उत्पादन की रफ्तार जो थी वो बहुत ही धीमी थी। ये रफ्तार धीरे धीरे बढ़कर 18वीं सदी के अंत तक इसमें थोड़ी सी गति आना प्रारंभ हुई। अब इस औद्योगिकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका थी वो कपास उद्योग की थी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि 1760 में ब्रिटेन अपने कपास उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 25 लाख पौंड कपास का आयात करता था। ये आयात 1787 में बढ़कर 220 लाख पौंड तक हो गया। अब उत्पादन में ये जो वृद्धि हुई ये अचानक या बिना किसी वजह से तो हुई नहीं होगी, इसके लिए बहुत से आविष्कार उत्तरदायी थे। आइए अब हम ये जानते हैं ये कौन से आविष्कार रहे होंगे जिन्होंने कपास के उत्पादन की रफ्तार को बढ़ाया। तो यहाँ हम कुछ आविष्कारों के बारे में जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं जिन्होंने कपास के उत्पादन या कपड़ों के उद्योगों में जो है योगदान दिया। इसमें सबसे पहले है स्पिनिंग जेनी। ये 1764 में जेम्स हारग्रीव्स नामक वैज्ञानिक द्वारा बनाई गई थी। इन्होंने जो है एक ऐसी मशीन बनाई थी जिससे एक साथ कई तकलियां चलाई जाती थी, अर्थात एक साथ कई धागे बुने जा सकते थे। इससे जो है सूत काटने के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न हो गई और मजदूरों का उत्पादन भी तेजी से बढ़ने लगा। अगली जो मशीन थी वाटर फ्रेम, इसे 1769 में रिचर्ड आर्कराइट ने बनाया था। ये मशीन ऐसी थी कि पानी की सहायता से चलती थी। इस मशीन से जो धागा बना जाता था वो बहुत ही पक्का होता था। इससे मजबूत कपड़े बनाने का उद्योग प्रारंभ हो गया। अब आइए आगे चलते हैं एक अन्य मशीन म्यूल की ओर। म्यूल जिसे 1779 में क्रॉम्पटन ने बनाया था, ये मशीन बहुत ही महीन और पक्का धागा
बनाती थी। इस मशीन के आने से उत्पादन की गुणवत्ता बहुत तेजी से बढ़ने लगी और लोग इस मशीन को प्रमुखता देने लगे। अभी हम चलते हैं एक और मशीन की ओर। यह मशीन है पावर लूम, जिसका आविष्कार 1785 में एडमंड कार्कराइट ने किया था। यह मशीन एक ऐसी मशीन थी जिससे बहुत बड़ी मात्रा में कपड़ों का उत्पादन किया जाता था। यह कपड़ा गुणवत्ता के मामले में भी पहले की तुलना में बहुत ही ज्यादा अच्छा था। इस मशीन के आने से जो उत्पादन अभी तक घरों में होता था, हाथों से किया जाता था, वो धीरे धीरे निकलकर कारखानों तक पहुंच गया और उत्पादन तीव्र गति से आगे बढ़ने लगा। आइए अब देखते हैं उद्योग परिवर्तन की रफ्तार में किस प्रकार समय के साथ तेजी आई। अगर हम देखें कि ब्रिटेन में सूती और कपास उद्योग जो था वो 1840 तक, जैसे अभी मैंने कहा कि सबसे बड़ी भूमिका कपास उद्योग की रही और प्रमुखता इसी को दी जा रही थी। तो 1840 तक अगर हम देखते हैं तो जो हमारा कपास उद्योग है वो सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। लेकिन 1840 के बाद 1860 के दशक तक, क्योंकि इंग्लैंड और उसके उपनिवेशों में रेलवे का तीव्र गति से विस्तार हो रहा था, तो इसकी वजह से रेलवे के विस्तार होने से लोहा और स्टील की मांग में भी वृद्धि होने लगी। अब इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि जो अभी तक कपास उद्योग की जगह थी वो धीरे धीरे 1840 के पश्चात लोहा और स्टील उद्योग के द्वारा ली जाने लगी। 1873 तक जो लोहा और स्टील का उत्पादन था वो कपास की तुलना में दोगुना हो गया। हम देख सकते हैं कि किस प्रकार औद्योगिक परिवर्तन में या औद्योगिक की प्रमुखता में परिवर्तन आ रहा था। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं और देखते हैं कि इतनी कोशिशों के बाद भी जब हम देख रहे हैं कि जो है औद्योगिक परिवर्तन में मशीनों का यूज हो रहा है और कपास के बजाय लोहा स्टील का उत्पादन भी उसमें सहयोग दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो नए उद्योग हैं वो परंपरागत उद्योगों का स्थान नहीं ले पा रहे थे। 19वीं सदी के अंत में जो तकनीकी जितने भी हमारे उद्योग थे, तकनीकी रूप से जो विकसित थे, उसमें जो भी मजदूर कार्य करते थे वो कुल मजदूरों के केवल 20% ही थे। इतने के बाद भी, इतने परिवर्तन के बाद भी हम कह सकते हैं कि कपड़ा उद्योग में उत्पादन बढ़ रहा था, परंतु ऐसी स्थिति में भी उत्पादन जो है वो कारखानों के स्थान पर अभी भी घरेलू इकाइयों में तैयार हो रहा था। जैसा हम इस चित्र में देख सकते हैं, ये महिला किसी कारखाने में काम नहीं कर रही है, वरन ये अपने घर में भी जो है हथकरघे द्वारा या चरखे द्वारा धागे की बुनाई कर रही है। अब हम देखते हैं औद्योगिकरण शुरू तो हो चुका था और वो धीरे धीरे परंपरागत उद्योगों की जगह भी ले रहा था, परंतु उसने परंपरागत उद्योगों को किस प्रकार प्रभावित किया, हम वो जानने का प्रयास करेंगे। जैसे हम देख रहे हैं कि परंपरागत उद्योग भाप से चलने वाले इंजन, जिसको कि जेम्स वॉट ने बनाया था, उससे परिवर्तित तो हो रहे थे, परंतु इस परिवर्तन की रफ्तार जो है वो बहुत ही धीमी थी, क्योंकि जो कुछ उद्योग जैसे खाद्य प्रसंस्करण है, निर्माण है, पॉटरी है, कांच के काम है, फर्नीचर है, चर्म शोधन है, वो औजारों के उत्पादन जो थे वो जो है मशीनों के बजाय अभी भी उनमें घरेलू इकाइयों में उत्पादन ज्यादा हो रहा था। और इसके साथ ही ये जो परिवर्तन हो भी रहे थे तो वो अधिकतर शहरों में हो रहे थे, गांव तक अभी ये परिवर्तन नहीं फैल पा रहे थे। और इसके अलावा जो नई तकनीकी थी या जो नई मशीनें, जो नए आविष्कार थे, वो इतने महंगे थे कि नए व्यापारी उनको अपनाने में थोड़ा सा हिचकिचा भी रहे थे। उसके अलावा ये जो मशीनें थी वो अक्सर खराब हो जाती थी और इनकी मरम्मत में बहुत ज्यादा खर्चा आता था। इस कारण भी जो नए व्यापारी हैं वो मशीनों के स्थान पर जो मजदूर हैं, जो परंपरागत तरीके से काम कर रहे हैं, उनको प्रमुखता दे रहे थे। तो भाप के इंजन ने
इस औद्योगिकरण की रफ्तार को किस प्रकार गति देने का प्रयास किया। तो हम देखते हैं कि 1871 में जेम्स वाट द्वारा न्यूकोमेन ने जो पहले से भाप का इंजन बना रखा था उसमें कुछ सुधार किए और इस इंजन को अपने नाम से पेटेंट करा लिया था। इस इंजन का उत्पादन उनके एक दोस्त द्वारा किया गया जिनका नाम मैथ्यू बुल्टन था। यद्यपि ये भाप का इंजन बहुत ही कारगर था। आगे चलकर इसने बहुत काम किए, औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार को बहुत बढ़ा दिया, लेकिन वर्षों तक इस इंजन को कोई खरीदार नहीं मिल सका था। 19वीं सदी के अगर हम प्रारंभ तक देखें तो पूरे इंग्लैंड में केवल 321 इंजन ही कार्य कर रहे थे। इसमें से भी 80 इंजन जो है वो सूती उद्योग में कार्यरत थे, 9 ऊन उद्योग में थे और बाकी के जो बचे वो खनन, नहर निर्माण और लौह कार्यों के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। इसका एक सबसे बड़ा कारण ये था क्योंकि उद्योगपति भी इसे अपनाने में हिचकिचा रहे थे, इसके लिए क्योंकि इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी और जो इसके बारे में जो अच्छाइयां बता रही थी, जो इसके आविष्कारों द्वारा बताया जा रहा था, उस पर, उसकी क्षमताओं पर उद्योगपतियों को आसानी से यकीन नहीं हो पा रहा था। इसलिए वो इसके प्रयोग में हिचकिचा रहे थे। लगभग 19वीं सदी के मध्य तक अगर हम आते हैं तो उस समय तक भी जो हमारा उत्पादन के तरीका है वो इस भाप के इंजन की भूमिका से ज्यादा प्रभावित नहीं हो पाया था और अभी भी लोग मशीनों द्वारा काम करने के बजाय घरों में परंपरागत तरीकों से ही उत्पादन प्रक्रिया को संचालित कर रहे थे। आज के लिए बच्चों इतना ही। अब हम जो है आगे बढ़ने से पहले जो हम अगली जो वीडियो होगी उसमें हम बताएंगे कि इस भाप के इंजन ने औद्योगिकरण की रफ्तार को किस प्रकार गति प्रदान की और उपनिवेशों में औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस प्रकार संचालित हुई। तो मैं आशा करती हूँ कि आज मैंने आप लोगों को जो कुछ पढ़ाया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं उसके एक पुनर्व्यास की ओर कि आखिर आज हमने क्या सीखा। तो हमने सीखा सबसे पहले कि औद्योगिकरण का अर्थ क्या होता है। उसके पश्चात हमने ये जाना कि औद्योगिक क्रांति से पहले यूरोप में जो उत्पादन व्यवस्था है या उत्पादन प्रक्रिया है वो किस प्रकार संचालित होती थी और इस उत्पादन व्यवस्था में ग्रामीण दस्तकारों और किसानों ने क्यों सहयोग दिया और वो कैसे उन्होंने इस काम को किया। उसके पश्चात कारखानों का उदय किस प्रकार हुआ, उसने इस औद्योगिक परिवर्तन को किस प्रकार आगे बढ़ाया तथा साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार किस तरह धीमे धीमे बहुत ही धीमी गति से आगे बढ़ी और अंत में भाप के इंजन के आविष्कार ने इस परिवर्तन में क्या भूमिका निभाई, हमने वो भी जानने का प्रयास किया। अब इस अध्याय के इस भाग को यही समाप्त करने से पहले मैं आशा करती हूँ कि आप कुछ प्रश्न मैं आपको दे रही हूँ जिनका आप आसानी से उत्तर दे पाएंगे। तो ये कुछ प्रश्न है जो मैं आपको गृह कार्य के तौर पर दे रही हूँ। इन प्रश्नों को मैंने 2 भागों में बांटा है। पहला लघु उत्तरीय प्रश्न और दूसरा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न बच्चों आपके एग्जाम में आते हैं, 3 नंबर का आता है और ये आपके इतिहास और नागरिक शास्त्र में से 3-3 प्रश्न नंबर के और भूगोल और अर्थशास्त्र में से भी 3-3 प्रश्न के अर्थात 6-6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 2 प्रश्न इतिहास और नागरिक शास्त्र में से और 2 प्रश्न आपके भूगोल और अर्थशास्त्र में से आते हैं। इसी तरह जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ये भी आपके 2-2 आते हैं। इसमें से 2 प्रश्न करने होते हैं आपको इतिहास और नागरिक शास्त्र में से तथा 2 प्रश्न करने होते हैं आपको भूगोल और अर्थशास्त्र से। ये प्रश्न बच्चों 6-6 नंबर के आते हैं अर्थात टोटल आपके कुल जो अंक हैं वो 24 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो इनको आपको उसी हिसाब से या उसी गति से आपको लिखना पड़ता है।
आइए अब चलते हैं पहले लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, औद्योगिकरण का क्या अर्थ है? तो बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था, उद्योग का मतलब हम सामान्यतः जो है कारखानों से ले लेते हैं कि जब हम किसी चीज का उत्पादन कारखानों में मशीनों से करते हैं तो उसको औद्योगिकरण कहते हैं, जैसा हम आपको पहले बता चुके हैं, और मुझे आशा है कि इसको आप आसानी से लिख सकेंगे। दूसरा प्रश्न है, आदि औद्योगिकरण काल किसे कहा गया? आदि औद्योगिकरण मतलब औद्योगिकरण से पूर्व का काल, इसको हम औद्योगिक क्रांति से पहले का काल भी कह सकते हैं, अर्थात वो समय जब चीजों का उत्पादन जो है वो मशीनों से नहीं होता था, ना ही कारखानों में होता था, बल्कि परंपरागत तरीकों से घरों में वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था। तो इसको भी आप बहुत ही आसानी से इसका आंसर लिख सकते हैं। अब आइए चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर। पहला जो प्रश्न है, 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागरों को किसानों द्वारा क्यों सहयोग दिया गया? जैसे मैंने आपको बताया था कि उस टाइम बाड़ाबंदी का युग जो है प्रारंभ हो चुका था और किसानों के आगे रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो रही थी। ऐसी स्थिति में उन्हें किसी न किसी आर्थिक सहयोग या सहारे की आवश्यकता थी। ये सहारा उन्हें सौदागरों द्वारा दिया गया, जिसका उन्होंने शर्त स्वीकार करके उत्पादन करने के लिए तैयार हो गए थे। दूसरा प्रश्न है, कारखानों के उदय ने औद्योगिकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार प्रभावित किया? जैसे हमने पढ़ा था अभी कि कारखानों का उदय 17वीं शताब्दी या हम कह सकते हैं 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में हो चुका था, परंतु लोग इसको आसानी से स्वीकार नहीं कर रहे थे। बहुत से लोग जो है परंपरागत तरीके से उत्पादन को ही प्रमुखता दे रहे थे और इस वजह से जो औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार है वो लगभग 19वीं सदी के मध्य तक जो है वो कारखानों के उदय के बावजूद भी बहुत तेज गति से नहीं बढ़ पा रही थी। आइए अब चलते हैं अंतिम प्रश्न की ओर, जो है औद्योगिकरण में भाप के इंजन की क्या भूमिका थी? तो जैसा हमने इस अध्याय के अंत में या इस अध्याय के इस भाग के अंत में पढ़ा कि भाप के इंजन का आविष्कार तो 1871 में जेम्स वाट द्वारा इसको अपना लिया गया था, परंतु इसके बावजूद भी लोग इसको बहुत ही आसानी से इसको स्वीकार नहीं कर रहे थे। इसकी वजह ये थी कि ये बहुत ही महंगे हुआ करते थे और इनकी मरम्मत और देखरेख में बहुत ज्यादा खर्चा आता था, जिसे नए व्यापारी बहुत ही आसानी से इसको अपनाने में या इसको स्वीकार करने से हिचकिचा रहे थे। तो आज का आपका अध्याय यही समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपने इन प्रश्नों का उत्तर समझ लिया होगा और इनको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में बहुत ही आराम से आसानी से लिख सकेंगे। धन्यवाद। सारी दुनिया है लॉकडाउन में, कोरोना है सबका रोना, डरने वाली बात नहीं है, सावधानी हमको रखनी है, 1 मीटर की दूरी से ही बात है हम सबको करनी है। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं, बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना